मुस्लिम अल्लाह को मानते हैं, हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, ईसाई यीशु को मानते हैं और ये सभी मिलकर एक दूसरे के ईश्वर को नहीं मानते हैं। लेकिन ये सारे के सारे मिलकर पैसे को बहुत मानते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है कहने वाले साबित करते हैं कि पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। यूरो करेंसी के जानकार बर्नार्ड लिएटर लिखते हैं, लालच और गलाकाट प्रतिस्पर्धा अपरिवर्तनीय मानव स्वभाव की वजह से नहीं है, बल्कि लालच और कमी का डर लगातार बनाया जाता है, जो हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे पैसे का सीधा परिणाम है। सबको खिलाने के लिए भरपूर भोजन की तुलना में हम अधिक उत्पादन कर सकते हैं और दुनिया में हर किसी के लिए भरपूर काम है, लेकिन हम इन सभी को भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। कमी हमारी राष्ट्रीय मुद्राओं में है। हकीकत में केंद्रीय बैंकों का काम ही है कि पैसे की कमी करे और कमी को बनाए रखे। इसका सीधा परिणाम यह है कि हमें जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ना पड़ता है। वेलकम टू आवर चैनल रियलिटी ऑफ लाइफ। मैं आपका अपना दिनेश बेनीवाल। आज हम बात करेंगे पैसे पर। पैसा क्या है, पैसा क्यों है, पैसे का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है। पैसा हमारी मेहनतों, हमारे माल, हमारी संपत्तियों का मूल्य निर्धारण है। पैसा एक आसान भुगतान व्यवस्था है। पैसा हमारे लिए एक बचत है भविष्य के लिए। पैसा हम पर दो तरह से प्रभाव डालता है। एक उदारवादी रवैया, सॉफ्ट साइड ऑफ मनी, एक अलगाववादी रवैया, डार्क साइड ऑफ मनी। हम आज दोनों पहलुओं पर एक छोटी चर्चा करेंगे। तो आइए आपको लेकर चलते हैं रियलिटी ऑफ लाइफ के लिए एक लॉजिकल डिस्कशन पर। वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें, आपके लिए काम आने वाली कुछ अच्छी जानकारियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। उदारवादी जो रवैया है, इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। उदारवादी पूंजीवाद एक ऐसा मजबूत घोड़ा है जिसे कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी ईश्वर, कोई भी धर्म, कोई भी नेशनलिटी, कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो इस पैसे को हरा सके। पैसा एक उदारवादी ढंग अपनाता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत काम आने वाली चीज है। और एक पैसा अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख वाली भावना से काम भी करता है। डार्क साइड पर गौर कर लेते हैं कि मनी की डार्क साइड क्या है। पैसा एक काले भूत की तरह समाज को कैसे डरा रहा है, सता रहा है, घरों को निकल रहा है। आइए पैसा सारी मुसीबतों की जड़ है। लेकिन पैसा है क्या? संपत्ति या कागज की रसीदें? ये बाबा अमीर है या बैंकों की लाइन में लगे ये लोग अमीर हैं? जरा देखते हैं कि असल में अमीर कौन है। देखो, पिछले 4-5 हजार वर्षों में पैसा कई रूपों में विकसित हुआ है। पैसे से पहले लोग अपनी ज़रूरतों की वस्तुओं और सेवाओं के लिए वस्तु विनिमय करते थे। माल के लिए वस्तु विनिमय की अदला बदली का अभाव थकाने, भ्रमित करने और समस्याओं वाला रहा। भले ही केले के बदले किसी को अनाज वाला मिल जाए, लेकिन केले के गुच्छे को पूरे अनाज के बदले नहीं मान सकते। समस्या ये है कि कितने अनाज के बदले कितने केले। फसल नहीं पकी तब तक किसी का मांस या फल खराब भी हो सकते हैं। कमोडिटी मनी ने इस समस्या का हल निकाला। उदाहरण के लिए अमेरिकी उपनिवेशवादियों ने लेन देन में बीवर पेल्ट्स और सूखे मकई का इस्तेमाल किया था। अब असली करेंसी पर।
सोने चांदी कीमती धातु के बदले पेपर करेंसी कैसे शुरू हुई? पहले सुनार गोल्ड स्मिथ अपना सोना तहखाने में रखते थे। बड़े व्यापारियों को सोना सुरक्षित रखने की जगह चाहिए थी। गोल्ड स्मिथ ने व्यापारियों से कहा कि तुम भी अपना सोना मेरे तहखाने में रख सकते हो। मुझसे एक रसीद ले लेना और ज़रूरत में रसीद ले आना और सोना वापस ले जाना। बदले में मुझे थोड़ा सा हिस्सा दे जाना। व्यापारियों को यह बात समझ आ गई। व्यापारियों ने अपना सोना गोल्ड स्मिथ के पास रखना शुरू कर दिया। गोल्ड स्मिथ ने इस तरह बैंक बनाया। फर्स्ट पेपर मनी ऑफ यूरोप issued by Stockholm's बैंक इन 1666। यहाँ बैंक ने देखा कि बस 10% व्यापारी ही वापस सोना लेने आते हैं, क्यों ना इस सोने का फ़ायदा उठाया जाए। द डार्क साइड इसको समझते हैं। मेरे पास 1000 सिक्के थे, मैंने बैंक में जमा कर दिए। बैंक ने मुझे 1000 रसीदें दे दी। एक और शख्स बैंक गया, उसने कहा 100 सिक्कों का लोन चाहिए। बैंक ने कहा कि तुम सोने के सिक्कों की जगह हमसे 100 रसीदें ले जाओ। ये रसीदें भी उतनी ही वैल्यू रखती हैं जितना सोने के सिक्के। और इस तरह बैंक मेरे अकाउंट के 1000 सिक्कों से उसके अकाउंट में 100 सिक्के डाल देता है। यहाँ सिक्के 1000 हैं, लेकिन मार्केट में रसीद नोट 1100 हैं। बैंक ऐसे तब तक चल सकते थे जब तक सभी अपना सोना मांगने बैंक नहीं चले। इस तरह फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग पैदा हुई, यानी कि अगर एक साथ सभी लोग बैंक सोना मांगने जाते तो उन्हें नहीं मिल पाता। तकरीबन यही वजह है कि आज के दौर में भी एक दिन में एक खास लिमिट से ज़्यादा पैसा नहीं निकाल सकते, क्योंकि बैंक के पास उतने पैसे होते ही नहीं हैं। अगर आज पूरी दिल्ली जाकर अपना पैसा मांगने लगे तो बैंक नहीं दे सकते, उनके पास पैसा होता ही नहीं है। अगर पूरी दिल्ली अकाउंट ट्रांसफ़र करे तो ये हो सकता है, बैंक को बस कुछ डिजिट ही ट्रांसफ़र करनी होती है। जब सब एक साथ अपना पैसा लेने बैंक पहुंच जाएं, इसे बैंक रन कहते हैं। बैंक रन दुनिया में बहुत बार हुए हैं। जितना मैंने पढ़ा है, मेरा फेवरेट बैंक रन जापान 1927 में हुआ। अफवाह ये उड़ी कि कुछ बैंक करप्ट होने वाले हैं। पब्लिक अपने पैसे के लिए उन चंद बैंकों की लाइनों में लग गई। इतने लोगों के एक साथ आने से बैंक लोगों को पैसा नहीं दे सके। ये इतना बड़ा बैंक रन था कि जापान में 37 बैंक बंद हो गए। फेडरल रिजर्व बोर्ड के अध्यक्ष मैरिनर एक्लिस 1941, अगर हमारी पैसे की व्यवस्था में कर्ज नहीं होगा तो देश में एक भी नया पैसा नहीं होगा, क्योंकि पैसा ही कर्ज है और कर्ज ही पैसा है। आपका वायदा ही पैसा है। अगर आप किसी को कोई पैसा उधार दो तो आपकी संपत्ति घट जाएगी, पर उधार देने पर बैंकों की संपत्ति बढ़ जाती है। आपका वायदा उनकी संपत्ति बन जाता है, जिसके बदले में वे आपके या खातों में उतने अंक लिख देते हैं जिसे आप पैसा मानते हैं। ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लेना ही पड़ता है, और जब भी नया कर्ज लेते हैं तो उस पर भी ब्याज देना पड़ता है, जिसे चुकाने के लिए अधिक कर्ज लेना पड़ता है। इस तरह हम कर्ज के जाल में फंस गए हैं। पैसा ही कर्ज है। इस व्यवस्था में कभी भी कर्ज मुक्त होना असंभव है। पूरी बैंकिंग व्यवस्था सिर्फ मूल बनाती है, ब्याज नहीं। तो सवाल उठता है कि आखिरकार ब्याज कहाँ से आए। समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लो किसी बैंक ने 100 लोगों को 100 रुपये कर्ज दिया, और मान लो कि सरकार ने भी बैंक से 10,000 रुपये कर्ज लिया। इस तरह कुल कर्ज हुआ 20,000 रुपये। इस पर 10% वार्षिक ब्याज लगाया गया। अतः 1 साल बाद हमें बैंक को 22,000 रुपये लौटाने होंगे, लेकिन बैंक ने कुल 20,000 रुपये ही जारी किए हैं, जिसकी वजह से चलन में कुल 20,000 रुपये ही हैं। इस स्थिति में ब्याज के 2,000 रुपये लौटाना असंभव है। ब्याज कभी नहीं छपता, उसे पूरा नहीं किया जा सकता। ब्याज पूरा करने में हर रोज़ कितने लोग आत्महत्या करते हैं, कितने घर बर्बाद होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर शेयर करें, और भविष्य में जिन विषयों पर आप चाहते हैं कि चर्चा की जाए, कमेंट में जाकर जरूर बताएं।
गांव में, परिवारों में, समुदायों में जिस तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव चल रहा है, हम हर विषय पर बारीकी से जाकर चर्चा करेंगे और उम्मीद करते हैं जो भी देखेगा वो एक बार जरूर सोचेगा कि समस्याएं हमारे अंदर नहीं है, समस्याएं समाज में नहीं है। कुछ ऐसे इकोनॉमिक प्रेशर जैसी चीजें हैं जो हमारे समाज को बिल्कुल खोखला कर रही हैं, अकेलेपन की तरफ धकेल रही हैं। परिवार और घर एक नहीं है, बाकी जितने भी उद्यमी हैं जो समूह के रूप में प्रयास कर रहे हैं वो सारे निरर्थक हैं, बेकार हैं। उम्मीद करते हैं कि हमें पहले अपने परिवारों को देखना होगा,